बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम स्टडी कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट्स। व्हाट वी आर स्टडिंग? टैक्स क्रेडिट्स। ये हम पढ़ रहे हैं और ये स्टार्ट हुए थे सेक्शन 61 से, डोनेशन से, कि जब आप चैरिटी करते हैं, अल्लाह के रास्ते पे लेते हैं, तो उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट क्या होगा। तो 62 तो ओमिट हो चुका है, तो इसके बाद है सेक्शन नंबर 63 एंड सेक्शन नंबर 63 डील विद कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अच्छा, इसमें आपको ये तो पता होगा, पेंशन फ़ंड का तो पता होगा कि ऐसा फ़ंड जिसमें पेंशन जो है वो रखी जाती है। तो कंट्रीब्यूशन का भी आपको पता होगा कि कंट्रीब्यूट करना किसे कहते हैं, कि आप कुछ अमाउंट डाल देते हैं, दे देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड, कि अगर कोई बंदा पेंशन फ़ंड जो है, जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, अगर उसमें कुछ अमाउंट डालेगा ना, तो उसको टैक्स का बेनिफिट होगा, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा जो उसका एक्चुअल टैक्स है। अब अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड अगर आपने पढ़ना हो कि अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड क्या होता है, क्योंकि हर फंड में नहीं, सिर्फ ऐसे फंड में जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जो सेक्शन 2 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, कौन सा? सेक्शन 2, और उसकी क्लास 3C, इसको रीड करेंगे ना, तो वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है अप्रूव्ड पेंशन फंड की। ये वाला जो क्लास 3C है, ये हमें कहती है कि ऐसा फंड जो कि SECP के साथ रजिस्टर्ड हो। किसके साथ रजिस्टर्ड हो? SECP के साथ। SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ रजिस्टर्ड हो, और उस फंड को जो बंदा मैनेज कर रहा है, द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग दैट फंड, आप मैनेजर ऑफ पेंशन फंड, वो भी रजिस्टर्ड हो SECP के साथ, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर मीट होंगी तो ऐसे फ़ंड को अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड कहा जाएगा। और ये अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड जो होता है वो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005, इसके मुताबिक SECP के साथ जाके वो फ़ंड रजिस्टर्ड होता है। अब आगे टैक्स की बात होती है। पहले तो हमने अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड को देख लिया कि अप्रूव्ड फंड पेंशन फ़ंड हम कहेंगे किसे। यहाँ से स्टार्ट होता है जी, एक एलिजिबल पर्सन, एन एलिजिबल पर्सन। अब यहाँ पे फिर लड़ाई होगी कि एलिजिबल पर्सन किसे कहते हैं। इसका मतलब ख़ास किस्म का बंदा होगा, हर बंदा नहीं, एवरी पर्सन, नो नो नो, एलिजिबल पर्सन। तो एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन देखनी है कि हु इज़ एन एलिजिबल पर्सन। तो सेक्शन 2 और उसकी क्लास 19A, this provides the definition of eligible person, and as per this definition, एक पाकिस्तानी बंदा, इंडिविजुअल, जिसका NTN बना हो, CNAC बना हो या नाइको बना हो, बनाने वाला अदारा नादरा हो, और वो वैलिड हो, तो उसको एलिजिबल पर्सन कहा जाएगा, सेक्शन 2 क्लास 19A के मुताबिक, ठीक है। अब वो जो एलिजिबल बंदे का हमें पता चल गया, अब वो एलिजिबल बंदा जो कमाई कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, वो सैलरी से कर रहा है या फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से कर रहा है। हमें पता है ना 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उनमें से 2 हेड्स हैं, एक सैलरी है और एक बिजनेस है। अगर इन दोनों से वो कमाई कर रहा है और फिर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, देन फिर क्या होगा? फिर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, फिर उसको क्लियर होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि एक एलिजिबल बंदा और उसकी कमाई सैलरी से है या फिर बिजनेस से है, तो फिर अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर वो पैसे डालता है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब कितना मिलेगा उसके लिए ये फार्मूला है। कितना मिलेगा उसके लिए फार्मूला है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे A क्या है? A है टैक्स की अमाउंट। कौन सी अमाउंट? ऐसी टैक्स की अमाउंट जो कि
पहले है बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट, कि कोई भी टैक्स क्रेडिट मिलने से पहले की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी। अब वो टैक्स क्रेडिट कौन सा, चैप्टर 10 के मुताबिक अंडर दिस पार्ट, और ये पार्ट है ये है पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3। अगर इसके मसलन के आपका टैक्स बना समझे 1 लाख रुपया, ठीक, टैक्स क्रेडिट मिल गया डोनेशन का 30,000 रुपया, पीछे बच गया 70,000 टैक्स। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ए का मतलब है ये कि टैक्स क्रेडिट लेने से पहले कौन सा, इस पार्ट से टैक्स क्रेडिट, तो ये पार्ट 61 से स्टार्ट हो गया, तो इसलिए ये वाली अमाउंट नहीं लेनी बल्कि ये लेनी है। तो यहाँ ये हो गया, बी हो गया टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकाल ली। टैक्सेबल इनकम का तो पता ही है सेक्शन 9 के मुताबिक टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है सी, कि सी क्या होगा, सी है लेसर ऑफ। लेसर ऑफ का मतलब है चीज़ों को कंपेयर किया, जो सबसे कम है वो, इसको कंपेयर करना है। नंबर 1, जो भी कंट्रीब्यूट कर दिया अप्रूव्ड पेंशन फंड में, मान लो कि आपने कंट्रीब्यूट कर दिया साल के दौरान 2 लाख रुपया, ठीक है जी। इसको कंपेयर किससे करना है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो छोटा होगा ना वो सी होगा, ठीक है। अब हमें सपोज ही करना पड़ेगा, तो सपोज कर लो कि टैक्सेबल इनकम है हमारी 19 लाख रुपया, तो 20% ऑफ 19 लाख क्या होगा जी, कैलकुलेटर पकड़ लिया करो, आते हुए जल्दी से करो। सपोज कर लो कि हम ये कह लेते हैं ये आ रहा है 1,90,000, होना तो 5 पे डिवाइड है ना वैसे ये, लेकिन चलो मान लो कि ये 3,61,000, ठीक है। 20% जो है 19 लाख का 3,61,000 है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, इन दोनों में से कम कौन सा है, कौन सा कम है, 2 लाख, तो सी यहाँ पे क्या होगा 2 लाख। तो ये सारी स्कीम है जी कि किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन एक साथ में ना उसने प्रोवाइज़ो भी डाल दिए कि ये जो बंदा जो कि इंडिविजुअल जो कि कमाई कर रहा है और पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो बंदे की उम्र एज जिस दिन पहली दफ़ा उसने कंट्रीब्यूट किया वो 41 साल या इससे ज़्यादा है, 41 साल या इससे ज़्यादा है, तो वो क्या कहता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years स्टार्टिंग 1/7/2006 ही शैल बी अलाउड एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2% पर एनम फॉर ईच ईयर ऑफ एज एक्सीडिंग 40 ईयर। तो वो ये कह रहा है कि जितना भी उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होगी, हर साल का से 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, 2% इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये बंदा जो कर रहा है इसकी 42 साल है, तो ये 2 सालों का 2-2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसको 24%। टैक्सेबल इनकम में ऐड होता जाएगा, नहीं इसकी परसेंटेज बढ़ा देगा ना कि वो इतना कंट्रीब्यूट, लेकिन ये परसेंटेज जो कह रहा है 50% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे उन्होंने एक और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये वाला जो हम एज की वजह से जो बेनिफिट दे रहे हैं ना, ये अवेलेबल है 30/6/2019 तक। इसके बाद ये जो 2% एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसका बेनिफिट हम नहीं देंगे, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा कुछ लोग पहले से भी कुछ फंड्स मेंटेन करके रहे होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा उसके पास पहले से फ़ंड मौजूद है, अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन, ठीक है, अगर इसमें उसके पास पहले से फ़ंड पड़े हुए हैं, या किसी एनविटी में उसके पास किस स्कीम में फ़ंड पड़े हुए हैं, या अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग ऑफ दैट अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम कोई है उसमें पैसे पड़े हैं, और वो कहता है कि मैं ये वाला मेरा मौजूदा बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ अप्रूव्ड पेंशन फंड में, वो कह रहे नहीं इसको कोई नहीं, फिर कोई भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कि नई कंट्रीब्यूशन करेगा तो ठीक है, पहले से मौजूद स्कीमों में से निकाल के स्कीम में लेके आएगा तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये था जी कि हमें जो टैक्स का फ़ायदा है वो कैसे मिलेगा।
कि हमने कहा कि अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड अगर कोई बंदा करता है और वो कमाई कर रहा है सैलरी से या बिजनेस से तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है जी। कैलकुलेशन ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी की। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिस्टर सी है और उसकी 30 से 2025 को डिटेल कुछ इस तरह से है। वो इंटरेस्ट की इनकम कर रहा है 2 लाख। तो देखो ये वाली इनकम जो है वो अलहदा इनकम है, इसके ऊपर जो है टैक्स बैंक वाले काट लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। बेसिक सैलरी 850 है और हाउस रेंट अलाउंस 382 है। इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करता हूँ तो 12,32,500 बनता है। इन 2 लाख और इसको ऐड करता हूँ तो 14,32,500 हो गया। वो क्या कह रहा है? कह रहा है ही आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स अप्रूव्ड पेंशन फंड। वो उसने क्या अमाउंट डाल दी? 2,50,000 उसने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी करना है। ठीक है। अब वो कहता है इसका ये सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम ये थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हमने टैक्सेबल इनकम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। बेसिक सैलरी ये थी और टैक्स और जो हाउस रेंट अलाउंस ये है, तो जो नॉर्मल इनकम है वो ये बन गई 12,32,500। ठीक हो गया। 12,32,500 पे अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए ना तो वो आता है 34,875 और इंटरेस्ट वाला 15% के हिसाब से ये टैक्स आता है। तो हमारे लिए जो ए है वो टैक्स इसको लेना है और टैक्सेबल इनकम जो है वो 1232 टैक्सेबल इनकम इसको लेना है और टैक्स इसको लेना है। ठीक है जी। अब हम करने लगे हैं वो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। टैक्स ये फार्मूला है, टैक्स असेस्ड 34,875 आ गए यहाँ पे। टैक्सेबल इनकम ये आ गई। सी कहाँ से लेके आए ये देखना है। अब सी के लिए मैं ऊपर चला जाता हूँ। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितनी दी थी उसने? 250। अब लोअर करना है किसके साथ? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसे ही है। अब 20% ऑफ 12,32,500 वो 2,46,500। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? तो ये उसने सी ले लिया। तो अब उसने किया 34,875 मल्टीप्लाई बाय 2,46,500 डिवाइडेड बाय 12,32,500। जवाब आया 6,975। तो ये उसको टैक्स इतना टैक्स माफ़ हो गया। ठीक हो गया। ये 34,875 है, माइनस ये कर दो। ठीक है। तो माइनस ये करके और 30 ऐड करके उसने मुकम्मल ये करके ये बता दिया कि अब ये टैक्स पे करना है। पहले टैक्स पे करना कितना बन रहा था? पहले बन रहा था 64,875। पहले बन रहा था 5, 7, 8, 4, 6 64,875 बन रहा था। उसमें से ये वाला माइनस हो गया। तो अब ये पे करें। ये जो कमी है इसको तो वो टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो आपने जो कंट्रीब्यूशन की अप्रूव्ड पेंशन फंड में उसने आपकी टैक्सेबल इनकम को आपके टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। ओके है जी। चलो, थैंक यू सो मच जी।